सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि जल्दी से जल्दी लोग जुड़ सकें हमसे। कल जो क्लास हुई थी उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया था आपने। लगभग 43 स्टूडेंट आए थे, तो उसके लिए भी फिर से दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी को। जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। देखो, एक एक स्टूडेंट अगर शेयर भी करता है ना, तो एक स्टूडेंट कम से कम एक स्टूडेंट को ला सकता है। और कंटिन्यू हमारी क्लास में लगभग 30 स्टूडेंट चलते हैं, तो एक स्टूडेंट अगर एक को शेयर करता है तो दूसरे दिन तो 60 स्टूडेंट होने चाहिए, 60 होने चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप एक बार शेयर कर दीजिए। आपका जो भी है चैनल है, या जो भी आपका व्हाट्सएप है, फेसबुक है, या आप इंस्टाग्राम चलाते हो या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हो, तो वहाँ पर आप एक बार शेयर कर दिया करें, ठीक है। तो फिर उसके बाद में हम शेयर करेंगे, कुछ बातें कर लेते हैं। उससे पहले जो सुबह क्लास हुई थी उसमें एक क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। उसमें ये था कि जो मूंगफली और सोयाबीन थी उसमें प्रोटीन और तेल को लेके कुछ विवाद हो गया था, तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, उसमें क्या था कि मैंने क्वेश्चन सही ढंग से पढ़ा नहीं और मैंने डायरेक्ट जवाब दे दिया, और आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको देख रहे थे। तो अब इसका जो एग्जिट जवाब है वो ये है कि मूंगफली में अगर तेल पूछा जाता है आपसे, तो मूंगफली में तेल रहेगा ज़्यादा। कितना रहेगा? 45%, यानी 45% तेल पाया जाता है, और 26% क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो मैंने क्या लिखा हुआ तो उसमें सही था, लेकिन मैंने मेरे मुंह से गलत बोल दिया, इसीलिए आपको ऐसा लगा कि सर ने गलत बोल दिया। तो वो बाय मिस्टेक हुआ है ऐसा, बाकी और कुछ नहीं है। अगर आप सही ध्यान से देख रहे थे तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन पर ध्यान से गौर किया होगा तो आपका गलत नहीं हुआ होगा, या आपने गौर किया था तभी तो आपको पता चला कि सर इसका आंसर आपने गलत बताया। तो ऐसी बात नहीं है। और सोयाबीन का अगर पूछा जाता है तो सोयाबीन में 20% तेल पाया जाता है और 42% प्रोटीन पाया जाता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम हो गई थी सुबह की क्लास में, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब शुरुआत करेंगे हम आज की हमारी धमाकेदार क्लास को। रोमांचक सफ़र पर चलेंगे। लोग थोड़े कम जुड़े हैं, क्या बात है? जितने ज़्यादा लोग होंगे सफ़र उतना ही रोमांचक होगा। जल्दी से आ जाइए। लिंक शेयर कर दिया हो तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी यात्रा। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, पादपों द्वारा अवशोषित, नल नहीं है ये, जल है, मिसप्रिंट है, जल का कितना प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण में काम में आता है? आपको बताना है पादपों द्वारा अवशोषित जल का कितना प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण में काम में आता है। ऑप्शन ए है आपका 1%, ऑप्शन बी है आपका 5%, ऑप्शन सी है आपका 10%, और ऑप्शन डी है संपूर्ण, यानी कि पूरा जल प्रकाश संश्लेषण में उपयोग कर लिया जाता है। अब 4 ऑप्शन हैं, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए क्या जवाब होगा इसका। जो नए स्टूडेंट आए हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फिर हमारे सफ़र पर हम चल सकें। आप भी हमारे साथ शामिल हो जाओगे, और जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आप हमारे लिए मेहमान रहोगे, और हम नहीं चाहते कि आप मेहमान रहो। हम आपको हमारे परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? पादपों द्वारा अवशोषित जल का कितना प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण, यानी कि उसकी रोटी बनाने में या खाना बनाने में उपयोग में लिया जाता है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण कौन सी क्रिया है? पादपों की वो क्रिया है जिसमें प्रकाश संश्लेषण में पादप क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, या भोजन बनाते हैं, कुछ भी कह सकते हो। मैं सामान्य भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये अवस्था होती है। तो इसमें जो जितना भी जल पौधों की जड़ों द्वारा जो अवशोषित किया जाता है, उसका लगभग 1% जल ही वो प्रकाश संश्लेषण में काम में लेते हैं। 1% जल ही प्रकाश संश्लेषण में काम में लेते हैं। जिसने ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, और जिसने डी वाला जवाब दिया है आपका जवाब गलत है। तो ए वाला जवाब दिया है 1% बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है हमारा। देखो, आज कुछ स्लाइड्स थोड़ी आगे पीछे हो गई है तो प्रॉब्लम सी हो जाएगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। स्लाइड्स आज थोड़ी आगे पीछे हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैं समझा दूंगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि आगे पीछे हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से मैं क्वेश्चंस को सेट करता हूँ आज वो उस हिसाब से नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, एंजाइम शब्द किसने दिया? फेमस सवाल है, बार बार पूछा जाता है। एंजाइम शब्द किसने दिया? पार्कर ने दिया, कुहने ने दिया, टेंसले ने दिया, या हिचकॉक ने दिया?
ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका जवाब। एंजाइम शब्द किसने दिया? पार्कर, कुहने, टेंसले या हिचकॉक? एंजाइम शब्द किसने दिया? पार्कर ने दिया, कुहने ने दिया, टेंसले ने दिया या हिचकॉक ने दिया? जिसने ऑप्शन बी दिया है कुहने, बिल्कुल सही जवाब है। जो एंजाइम शब्द दिया है वो किसने दिया है? एंजाइम शब्द दिया है कुहने ने। कुहने नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? एंजाइम शब्द को दिया था। अगला सवाल है हमारा, कोशिका व अणु जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? जेट में पूछा गया सवाल है ये, जेट में पूछा गया सवाल है ये। कोशिका व अणु जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कोशिका व अणु जीव विज्ञान केंद्र बताना है आपको कहाँ पर स्थित है। जयपुर में, हैदराबाद में, ग्वालियर में या इंदौर में? जयपुर में, हैदराबाद में, ग्वालियर में या इंदौर में? ए, बी, सी और डी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका जवाब। जिसने जवाब दिया है बी, हैदराबाद, हैदराबाद जिसने जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्या होगा? हैदराबाद। स्लाइड सही करिए सर। तो कोशिका व अणुजीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? कोशिका व अणुजीव विज्ञान केंद्र है हैदराबाद में। जिसने बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला सवाल है हमारा, न्यूमोनिया का प्रभाव होता है, न्यूमोनिया का प्रभाव बताना है आपको। किस पर होता है? आंखों पर होता है, फेफड़ों पर होता है या लीवर पर होता है? न्यूमोनिया का प्रभाव ए, बी, सी या डी? जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला, फेफड़ों पर, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो न्यूमोनिया का प्रभाव होता है वो किस पर होता है? वो होता है फेफड़ों पर। बीच में कुछ काम करने लग गया था, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब सिस्टम से चलेगी क्लास। हाँ, तो न्यूमोनिया का प्रभाव बताया मैंने, कौन सा होगा? फेफड़ों पर होता है न्यूमोनिया का प्रभाव। अब देखो जो कोरोना है, कोरोना का प्रभाव अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोरोना का प्रभाव किस पर होता है, तो कोरोना का प्रभाव भी किस पर होता है? फेफड़ों पर होता है। जब कोरोना का प्रकोप होता है मनुष्य में तो क्या होता है? उस कंडीशन में जो हमारा कफ होता है, उस टाइप का एक जो पदार्थ होता है वो हमारे फेफड़ों में भर जाता है पूरी तरीके से, हमारे गले से होते हुए हमारे फेफड़े में भर जाता है। और भरने के बाद में जो मनुष्य होता है उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। क्या होती है? उसको सांस लेने में तकलीफ होती है और धीरे धीरे जो उसका सांस लेने का जो सिस्टम होता है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है और इसी कारण क्या हो जाती है? उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले जब कोरोना बीमारी आई थी तो कोरोना बीमारी को ऐसे समझा जा रहा था कि ये कोरोना बीमारी नहीं है, ये न्यूमोनिया का ही एडवांस रूप है। लेकिन जब बाद में धीरे धीरे इसको रिसर्च किया गया तो पता चला कि ये सबसे अलग बीमारी है और आज एक महामारी का रूप ले चुकी है। तो कोरोना बीमारी चल रही है, घर में ही रहना, सुरक्षित रहना, फिर से कहता हूँ आपको। तो न्यूमोनिया समझ में आ गया होगा कहाँ पर होता है? फेफड़ों पर होता है। अब मैं आगे बात करता हूँ आपसे। अगला सवाल है हमारा, पादप कार्यकी का जनक है। पादप कार्यकी का जनक किसे कहा गया है? बताना है आपको पादप कार्यकी का जनक किसे कहते हैं। ऑप्शन ए थियोफेस्टस, ऑप्शन बी स्टीफन हेल्स, ऑप्शन सी लेमार्क और ऑप्शन डी डार्विन। पादप कार्यकी का जनक थियोफेस्टस, स्टीफन हेल्स, लेमार्क या डार्विन? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए क्या जवाब होगा इसका। जिसने जवाब दिया है, प्रॉब्लम कर दी स्लाइड पर, जिसने जवाब दिया है थियोफेस्टस, बिल्कुल गलत जवाब है। जिसने दिया है स्टीफन हेल्स, बिल्कुल सही जवाब है। जो पादप कार्यकी का जनक है वो कौन है? पादप कार्यकी का जनक बोला जाता है स्टीफन हेल्स को। किसको बोला जाता है? स्टीफन हेल्स को पादप कार्यकी का जनक बोला जाता है। अगला सवाल है हमारा, नॉन प्रोटीन एंजाइम है, नॉन प्रोटीन एंजाइम है। देखो सबसे पहले तो जो एंजाइम होते हैं वो लगभग सारे एंजाइम कौन से होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। सारे एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा है नॉन प्रोटीन एंजाइम कौन सा है। नॉन प्रोटीन एंजाइम पूछा है तो जाइमेज, यूरिएज, राइबोजाइम या कोई नहीं? 4 ऑप्शन है, जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कौन सा होगा।
जिसने जवाब दिया है सी वाला राइबोजाइम बिल्कुल सही जवाब है। जो नॉन प्रोटीन एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, वो होता है राइबोजाइम। राइबोजाइम नॉन प्रोटीन एंजाइम होता है। अगला सवाल है हमारा, प्रथम क्लोन भेड़ का नाम था। प्रथम क्लोन भेड़ का नाम बताना है आपको। प्रथम क्लोन भेड़ का नाम, पोली भेड़, डोली भेड़, माही या राधा। पोली, डोली, माही या राधा, ABCD। कमेंट करिए और बताइए क्या होगा इसका जवाब। कमेंट करिए और बताइए। जिसने बी जवाब दिया है डोली भेड़, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो प्रथम क्लोन वाली भेड़ थी वो कौन थी, डोली भेड़ थी। कौन सी भेड़ थी, डोली भेड़ थी, उसको नाम दिया था डोली। अगला सवाल है हमारा, देखो ये वापस से ये स्लाइड मैंने कहा था आज स्लाइड आगे पीछे हो गई है तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। मैंने पहले भी बताया था कि देखो मूंगफली में तेल कितना होता है, 45%। 45% तेल होता है और 26% इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। और सोयाबीन में जो तेल होता है वो होता है 20% और प्रोटीन कितना होता है, 42%। तो अब ध्यान से समझ लीजिए इसको। उस समय जब मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा था तो प्रॉब्लम ऐसे हो गई थी, पहले क्वेश्चन में पूछा गया था तेल और प्रोटीन की मात्रा और नीचे मैंने लिख दिया था पहले प्रोटीन की मात्रा फिर तेल की मात्रा लिख दी थी, इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो गया था। ये का ये कन्फ्यूजन मूंगफली में हुआ, सेम ये का ये कन्फ्यूजन किस में हुआ, सोयाबीन में हुआ। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सवाल बिल्कुल सही था, लेकिन मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था। हाँ मानता हूँ मिस्टेक की है मैंने, तो अच्छा हुआ आपने बता दिया, मैंने सुधार कर लिया उसमें। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा आपको। अगर एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें, वरना मैं आपको सेंड कर दूंगा। अगला सवाल है हमारा, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में कितने ATP बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में कितने ATP बनते हैं, 10, 8, 2 या 0। बताना है आपको ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में कितने ATP बनते हैं, फिर मैं बताऊंगा ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। बताइए, जिसने ऑप्शन दिया है दो वाला, मतलब ऑप्शन सी दिया है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में कितने ATP बनते हैं, 2 ATP बनते हैं। अब इसको ध्यान से समझिए, ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है। देखो आदमी में, मनुष्य में या पादप में क्या पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है। और कोशिका के अंदर 2 प्रकार की क्रियाएं चलती हैं, एक होती है कार्बनिक और एक होती है अकार्बनिक। ठीक है, अब इन क्रियाओं को एक बार भूल जाइए आप। आपको ये ध्यान रखना है कि कोशिका में एक क्रिया चलती है जिसको बोलते हैं हम श्वसन क्रिया। ठीक है, और श्वसन क्रिया के अंदर फिर से क्रिया चलती है। जो पहली क्रिया होती है वो होती है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरी जो होती है वो होती है क्रेब्स चक्र। तो जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस श्वसन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है जिसमें क्या होते हैं, ATP अणुओं का निर्माण होता है। ATP अणुओं का निर्माण होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस को सीधी सी भाषा में वापस से ध्यान से सुनिए, ग्लाइकोलाइसिस श्वसन के दौरान होने वाली वह प्रक्रिया है, कोशिका में होती है। ये ध्यान रखना, कोशिका में होती है, कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव में होती है। ये ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहाँ होती है, कोशिका द्रव में होती है। तो फिर से सुनिए, जो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया है वो क्या होगी, श्वसन के दौरान होने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें ATP अणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ATP अणुओं का निर्माण होता है। और ये ATP क्या करते हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। किसको ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो क्या है, वह श्वसन की पहली क्रिया है या श्वसन की प्रथम क्रिया है। ये कोशिका द्रव में होती है और कोशिका द्रव में होने के बाद ये क्या करती है, ATP अणुओं का निर्माण करती है जो मनुष्य या पादपों को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। तो ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP बनेंगे, ग्लाइकोलाइसिस में बनेंगे 2 ATP। कितने ATP बनेंगे, 2 ATP बनेंगे। अगला सवाल है हमारा, प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है। बताना है आपको, प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो उस दौरान जो जल निकलता है वो जो ऑक्सीजन निकलती है वो ऑक्सीजन किसका मुख्य स्रोत होती है, मतलब जो ऑक्सीजन अलग हो रही है वो किससे अलग हो रही है। बताना है आपको, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों ही नहीं, या दोनों ही, या मतलब जल से भी होता है और CO2 से भी होता है, या कोई नहीं। A, B, C और D 4 ऑप्शन है। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए क्या जवाब होगा इसका। प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत, प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत बताना है आपको। जिसने जवाब दिया है बी वाला
आपका गलत है और जिसने जवाब दिया है ए वाला बिल्कुल सही जवाब है। जो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन मुक्त होती है उसका स्रोत क्या होगा? जो ऑक्सीजन मुक्त होती है उसका स्रोत होगा जल। क्या होगा? जल उसका मुख्य स्रोत होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या होगा? जल। आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल है, एक वयस्क मनुष्य की विश्राम अवस्था में श्वसन दर बतानी है आपको। एक वयस्क मनुष्य की विश्राम अवस्था में श्वसन दर बतानी है आपको। 10 से 12, 12 से 14, 16 से 20, 25 से 30, ए बी सी डी। दीजिए जवाब क्या होगा इसका? क्या जवाब होगा? जिसने 16 से 20 जवाब दिया है ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही जवाब है आपका। एक वयस्क मनुष्य की विश्राम अवस्था में जो श्वसन दर होगी वो कितनी होगी? वो होगी 16 से 20। कितनी होगी? 16 से 20 होगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। ये सवाल भी बार बार पूछा जाता है क्योंकि कॉमन क्वेश्चन है और सारे स्टूडेंट सोचते हैं कॉमन क्वेश्चन है यार ये नहीं आएंगे, और वो कॉमन क्वेश्चन ही वहाँ पर आ जाते हैं। फिर स्टूडेंट सोचते हैं यार एग्जामिनेशन हॉल में बैठे बैठे अब क्या करें, तो पहले तो वो पेज गिनते हैं कि ये जो अपना हमारा पेपर है ये कितने पेज का है, फिर वो OMR के गोले गिनेंगे ये कितने हैं, फिर वो ऊपर देखेंगे यार इस एग्जामिनेशन हॉल में पंखे कितने लगे हुए हैं। तो ऐसी हरकतें होती हैं। फिर इसीलिए कहता हूँ कि बेसिक से तैयारी करो, अपनी बेस बिल्कुल नीचे से तैयारी करो ताकि वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है। अब मैंने पहले बता चुका हूँ मैं आपको क्या होती है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा बतानी है आपको। ATP, NADP, ADP या NATP। जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। क्या बता पाएंगे आप? ATP, NADP, ADP या NATP। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा ATP, NADP, ADP या NATP। जिसने जवाब दिया है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा होती है वो क्या होती है? वो होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ATP। क्या बोलते हैं? ATP बोलते हैं। और ये कब बनते हैं? ये जब कोशिका में श्वसन की क्रिया चलती है तो उस दौरान ये बनते हैं और ये क्या करते हैं? कोशिका को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगला सवाल है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? बताना है आपको। अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में, ग्रेना में, जीवद्रव में या राइबोसोम में। फिर मैं बताऊंगा आपको प्रकाश संश्लेषण का सही मतलब क्या होता है, सही मायने में इसकी परिभाषा क्या है वो बताऊंगा मैं फिर आपको। स्ट्रोमा, ग्रेना, जीवद्रव या राइबोसोम, बताइए जल्दी से। जो प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो कहाँ पर होगी? वो स्ट्रोमा में। कहाँ पर होगी? वो हरित लवक के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रोमा नामक सेगमेंट में होगी या स्ट्रोमा नामक पार्ट में होगी। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ पर होगी? स्ट्रोमा में होगी। जिसने ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। बहुत अच्छे बच्चे हो आप सारे ही बहुत अच्छे बच्चे हो। अगला सवाल है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक, पहले अप्रकाशिक था अब प्रकाशिक पूछा है। प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ पर होती है? स्ट्रोमा, ग्रेना, जीवद्रव या राइबोसोम, बताइए जल्दी से। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? स्ट्रोमा में, ग्रेना में, जीवद्रव में या राइबोसोम में। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला ग्रेना, बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ग्रेना या स्ट्रोमा क्या है तो वो भी मैं बता देता हूँ जिसको पता नहीं है। जो हरित लवक होता है, हरित लवक के अंदर विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। एक होती है स्ट्रोमा, एक होती है ग्रेना। जो ग्रेना होती है वो मुख्य रूप से ग्रेना के अंदर हरित वो कंपोनेंट पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं? ये करते हैं प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है उसमें सहायता करते हैं, योगदान देते हैं। और जब अप्रकाशिक होगी तो उसमें स्ट्रोमा सहायता प्रदान करेगा या अपना योगदान देगा, जो भी अपना काम है वो काम करेगा। अगला सवाल है हमारा, सबसे इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। देखो प्रकाश संश्लेषण क्या है, सही हम वैसे तो हम बोलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में पौधा क्या करता है? पौधा अपना भोजन बनाता है, वो तो सबको ही पता है कि भोजन बनाता है। लेकिन सही मायने में अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए, 4 लाइन लिख के आ जाए, फिर आपको पूछे कि इनमें से कौन सी क्रिया प्रकाश संश्लेषण है, तो क्या जवाब दोगे?
तो इसके लिए समझ लो आप क्या होता है। देखो जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो एक जैव रासायनिक क्रिया होती है। कौन सी होती है? एक जैव रासायनिक क्रिया होती है। और ये जो ये क्रिया होती है, इस क्रिया में प्रकाश और पर्णहरित की अनिवार्यता होती है। प्रकाश और पर्णहरित की अनिवार्यता होती है और उन दोनों की उपस्थिति में ही ये क्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक जैव रासायनिक क्रिया है जो प्रकाश और पर्णहरित दोनों की उपस्थिति में होगी। इन दोनों की अनुपस्थिति में या इन दोनों में से कोई सा भी एक तत्व होगा, अनुपस्थित होगा तो नहीं होगी, ठीक है। और दोनों की उपस्थिति में होगी। और जब ये क्रिया संपूर्ण होती है तो इसमें क्या होता है? इसमें जो ऑक्सीजन होती है वो निकलती है। बार बार जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें क्या निकलती है? ऑक्सीजन के अणु निकलते हैं। और ये ऑक्सीजन के अणु किससे निकलते हैं? ये जल से अलग होकर निकलते हैं। किससे अलग होकर निकलते हैं? जल से अलग होकर निकलते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण एक तो प्रकाशिक होता है और एक अप्रकाशिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसमें दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक तो प्रकाशिक और एक अप्रकाशिक। तो अब उम्मीद कर सकता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब आगे एक स्लाइड आएगी इसकी, फिर उसमें मैं आपको और समझाने की कोशिश करूंगा। अगला सवाल है हमारा, मनुष्य के हृदय में रुधिर का आयतन होता है। मनुष्य के हृदय में रुधिर का आयतन, या यूँ समझ लो कि यहाँ पर पूछा है कि जो रुधिर है वो उसकी मात्रा बता सकते हो आप, इसको मात्रा भी कह सकते हो एक तरीके से। तो आपको बतानी है कि मनुष्य, एक जो सामान्य मनुष्य होता है या स्वस्थ मनुष्य होता है, उसके हृदय में रुधिर का आयतन कितना होता है। आयतन बताना है आपको। 2 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर या 10 लीटर। 2, 5, 7 या 10 लीटर। जिसने बी जवाब दिया है 5 लीटर, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो मनुष्य का हृदय में रुधिर का जो आयतन होता है वो कितना होता है? 5 लीटर। मनुष्य के हृदय में रुधिर का जो आयतन होता है वो कितना होता है? 5 लीटर आयतन होता है। अगला सवाल है हमारा, क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया संपन्न होती है। जो क्रेब्स चक्र होता है, अभी बताया था मैंने, जब श्वसन की क्रिया होती है कोशिका के अंदर तो उसके दौरान कौन सा चक्र चलता है? क्रेब्स चक्र चलता है। तो क्रेब्स चक्र की जब प्रक्रिया संपन्न होती है तो वो कहाँ पर, किस जगह पर संपन्न होती है, ये बताना है आपको। बताइए जल्दी से। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, हरित लवक या क्रिस्टी। बताइए जल्दी से। कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक या क्रिस्टी। यहाँ पर ये जो सी वाला ऑप्शन है क्रिस्टी, इसको हटा दीजिए। यहाँ पर ये ऑप्शन गलत प्रिंट हो चुका है, तो क्रिस्टी को हटा दीजिए एक बार। 3 ऑप्शन है आपके पास, ये तीसरा हटा दीजिए। ये डी वाला जो ऑप्शन है इसको हटा दीजिए, ये ऑप्शन नहीं है। 3 ही ऑप्शन है, 3 में से ही बताना है आपको। क्रिस्टी, क्योंकि क्रिस्टी एक पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो यहाँ पर क्रिस्टी नहीं आएगा, बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया है। तो जो क्रेब्स चक्र होता है वो कहाँ पर होता है? बी जवाब जिसने दिया है बिल्कुल सही जवाब है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। जो क्रेब्स चक्र है वो कहाँ पर होता है? क्रेब्स चक्र संपन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगला सवाल है हमारा, कौन सा पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में होता है? कौन सा पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में होता है बताना है आपको। जिब्रेलिन, इथाइलिन, ऑक्सिन और एब्सिसिक अम्ल। 4 ऑप्शन है आपके सामने। कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में होगा, जल्दी से बताइए लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके। जिब्रेलिन, इथाइलिन, ऑक्सिन या एब्सिसिक अम्ल। हार्मोन पूछा है, जीतमोन नहीं पूछा है, हार्मोन। डोरीमोन, एक डोरीमोन भी होता है, मैंने डोरीमोन के बारे में भी सुना है। डोरीमोन भी आता है, छोटे छोटे आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे देखते हैं डोरीमोन। मैंने आज तक नहीं देखा, हम तो शक्तिमान देख के बड़े हुए हैं। तो जिसने जवाब दिया है गैसीय अवस्था वाला हार्मोन कौन सा होता है? गैसीय अवस्था वाला हार्मोन होता है इथाइलिन। क्या, कौन सा हार्मोन होता है? इथाइलिन। बी जवाब जिसने दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो गैसीय अवस्था वाला हार्मोन होता है वो कौन सा है? वो होता है इथाइलिन। ठीक है, कौन सा हार्मोन होता है? इथाइलिन हार्मोन होता है। और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है ये आगे बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। अगला सवाल है हमारा, मेड्यूला ओब्लांगेटा का मुख्य कार्य है। मेड्यूला ओब्लांगेटा का मुख्य कार्य बताना है आपको। ऊर्जा का नियंत्रण करना, श्वसन दर का नियंत्रण करना, रक्त का परिसंचरण करना या हृदय को धड़काना या धड़कन या हृदय की धड़कन को मेंटेन करना। बताइए जल्दी से। उत्सर्जन का नियंत्रण करना, श्वसन का नियंत्रण करना, रक्त का परिसंचरण करना या हृदय को धड़कना या धड़काना। मेडुला ओब्लांगेटा का कार्य बताना है आपको। जिसने जवाब दिया है उत्सर्जन का नियंत्रण, बिल्कुल गलत है आपका।
और जिसने श्वसन का नियंत्रण दिया है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो मेडुला ओब्लांगेटा है वो उसका मुख्य कार्य क्या है, वो रेस्पायरेशन को कंट्रोल करती है। किसको कंट्रोल करती है, श्वसन को कंट्रोल करती है। इसीलिए जब हम सो भी जाते हैं तो सोने के दौरान भी सिर्फ और सिर्फ दो क्रिया हमारे शरीर में चलती रहती है। एक तो हम सांस लेते रहते हैं उस समय, और उस समय हमारी जो हृदय की धड़कन है वो भी धक धक करती रहती है। तो दोनों जो क्रियाएं हैं वो सोने के बाद में भी होती रहती है, और उसको जो उसमें से जो श्वसन वाली क्रिया है वो उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल करता है मेडुला ओब्लांगेटा। समझ गए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है पौधों की जड़ों में, पौधों की पत्तियों में, पौधों के तनों में और सभी भागों में। लगता है स्टूडेंट बोर हो गए। चलो कहानी सुना दो एक अच्छी सी। चलो इससे जुड़ी हुई एक कहानी सुनाता हूँ आपको, फिर उसके बाद में कभी आप ना तो हीमोग्लोबिन भूलोगे ना ही लेग हीमोग्लोबिन भूलोगे। ठीक है, तो कहानी ऐसी है कि हीमोग्लोबिन और लेग हीमोग्लोबिन में अंतर भी पता चल जाएगा इससे आपको। ये दोनों क्या होते हैं, वर्णक होते हैं। तो कहानी ऐसी है कि लेग हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन दोनों क्या थे, सगे भाई थे। दोनों सगे भाई थे और दोनों ही एक बार कुंभ के मेले में गए। कहाँ पर गए, कुंभ के मेले में गए। और कुंभ के मेले में ये मेला देखते देखते ये क्या हो गया, एक दूसरे का हाथ छूट गया और ये दोनों ही गुम हो गए। क्या हो गए, दोनों ही गुम हो गए। पहले कहानी को पूरा ध्यान से सुनिएगा तब आपको समझ में आएगा। दोनों ही गुम हो गए। अब दोनों को घर आना था, दोनों आए स्टेशन पे और दोनों ने ही अलग अलग ट्रेन पकड़ ली, और वो दोनों ही उनकी ट्रेनें गलत थी। अब एक ने जो लेग हीमोग्लोबिन था, जो हीमोग्लोबिन था, उसने तो जंतु विज्ञान की ट्रेन पकड़ ली। ध्यान से सुनिए मेरे सारे शब्द को। उसने तो जंतु विज्ञान की ट्रेन पकड़ ली। कौन सी ट्रेन पकड़ी, हीमोग्लोबिन ने जंतु विज्ञान की ट्रेन पकड़ ली। ठीक है, जंतु विज्ञान की ट्रेन पकड़ ली। फिर उसके बाद में उसको मनुष्य के शरीर में पहुंचा दिया गया। कहाँ पर पहुंचा दिया, मनुष्य के शरीर में पहुंचा दिया गया, या वो खुद पहुंच गया। फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ तो उसकी नौकरी लगी रक्त परिसंचरण विभाग में। कहाँ पर लगी, रक्त परिसंचरण विभाग में, या रक्त विभाग में। जो खून का विभाग होता है हमारे शरीर का, उसमें उसकी नौकरी लग गई और उसको काम दे दिया कि जो रक्त का कलर है वो आपको मेंटेन करना है। जो रक्त का कलर है वो उसको क्या करना है, आपको मेंटेन करना है। और रक्त का जो कलर है वो लाल कलर होता है, वो लाल कलर आपको करना है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है उसको काम दे दिया गया है, और तब से लेकर आज तक मनुष्य का जो रंग होता है खून का, वो लाल होता है। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। तो जो ये सोचते हैं कि हीमोग्लोबिन के नहीं, आरबीसी के कारण रक्त का लाल रंग होता है, तो आरबीसी के कारण रक्त का लाल रंग नहीं होता है। मुख्य जो रक्त को लाल करने का काम करता है वो तो हीमोग्लोबिन ही करता है। ठीक है, समझ गए होंगे। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि आरबीसी का संबंध तो सर हीमोग्लोबिन से ही है। हाँ, मुझे पता है, बिल्कुल मुझे पता है कि आपको आता है, लेकिन मैं जो अभी बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए आप। मैं गलत जानकारी नहीं दे रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है आरबीसी का संबंध हीमोग्लोबिन से है। तो समझ में आ गया आपको कि हीमोग्लोबिन ने किसकी ट्रेन पकड़ी थी, जंतु विज्ञान की ट्रेन पकड़ी थी। जंतु विज्ञान की ट्रेन पकड़ने के बाद में वो सीधा कहाँ चला गया, वो सीधा चला गया मनुष्य के शरीर में। मनुष्य के शरीर में जब वो धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसको नौकरी मिल गई रक्त विभाग में। रक्त विभाग में नौकरी मिलने पर उसको बोल दिया कि आपको अब खून को लाल करने का काम करना है। ठीक है, अब दूसरा भाई एक और था जिसका नाम था लेग हीमोग्लोबिन। उसने पकड़ी थी वनस्पति विज्ञान की ट्रेन। उसने वनस्पति विज्ञान की ट्रेन पकड़ी, उसको पहुंचा दिया सीधा पेड़ पौधों के शरीर में। कहाँ पर पहुंचा दिया, पेड़ पौधों के शरीर में पहुंचा दिया। और उसमें से भी जो राइजोबियम वाले पेड़ पौधे होते हैं, या जो दलहनी पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर उनको पहुंचा दिया। वहाँ पर पहुँचाने के बाद में वो भी धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसको भी एक काम मिला। उसको काम मिला कि आप हमेशा जो जड़ रहोगे, किसी भी चीज़ की जड़ रहोगे, किसी भी पादप की जड़ में रहोगे आप, और आपका काम ये है कि आपको छोटी छोटी गांठों का निर्माण करना है और उसको आपको पिंक या गुलाबी रंग प्रदान करना है। तो जो लेग हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, वो कहाँ पर होता है, पौधों की जड़ों में पाया जाता है और उसको गुलाबी रंग प्रदान करता है। और उसी के साथ साथ इसका जो संबंध होता है वो राइजोबियम जीवाणु के साथ होता है, और राइजोबियम जीवाणु के साथ मिलकर ये क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो दो भाई थे, हीमोग्लोबिन और लेग हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो जंतु और लेग हीमोग्लोबिन पादप कोशिका में पाए जाते हैं। समझ गए होंगे। अब देखो, कभी कभी कहानी के माध्यम से सिखाना पड़ता है आपको। इससे क्या, अभी ये जो मैंने कहानी सुनाई, ये इस कहानी को आपने ध्यान से सुना, आपको मज़ा आया, आपका थोड़ा माइंड का स्ट्रेस कम हुआ, तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे चलें।
चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, प्रथम क्लोन भेड़ को किसने विकसित किया? प्रथम क्लोन भेड़ को किसने विकसित किया? ऑप्शन ए इयान विल्मुट, ऑप्शन बी फुंगसुक वांगडू, ऑप्शन सी किम जोंग और ऑप्शन डी जॉनसन। हाँ मुझे पता है फुंगसुक वांगडू और किम जोंग को आप जानते हो, मैंने जानबूझकर ये ऑप्शन डाले हैं आपका ध्यान खींचने के लिए। जवाब दीजिए जल्दी से। जिसने ए जवाब दिया है इयान विल्मुट, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो प्रथम क्लोन भेड़ को विकसित किया था जिसने, वो किसने विकसित किया था? इयान विल्मुट ने विकसित किया था। किसने विकसित किया था? इयान विल्मुट ने उसको विकसित किया था। अब दूसरा नाम है फुंगसुक वांगडू। अब कहोगे सर आप कुछ भी ऑप्शन में डाल देते हो। देखो मैं कुछ भी ऑप्शन में नहीं डालता हूँ, मैंने जानबूझकर ये डाला है। ये एक ऑप्शन डालने के पीछे मेरा एक मकसद ये था कि आपको एक रोचक जानकारी दूंगा। फुंगसुक वांगडू इकलौता ऐसा वैज्ञानिक है, असली में आपने 3 इडियट पिक्चर देखी होगी, उसमें जो आमिर खान का नाम होता है वो होता है फुंगसुक वांगडू। तो असली में ये एक वैज्ञानिक हैं, असलियत में ये एक वैज्ञानिक है। और सबसे ज़्यादा आज तक के जो पेटेंट होता है, पेटेंट जिसको बोलते हैं कि किसी नाम का पेटेंट करा लेते हैं तो फिर वो नाम दूसरा कोई और यूज़ नहीं कर सकता, तो सबसे ज़्यादा इसके नाम के 400 पेटेंट है। कितने पेटेंट हैं? 400 टाइप के पेटेंट इसके नाम पर हैं। ये इतना बड़ा और इतना खतरनाक वैज्ञानिक है ये, ठीक है। तो इसीलिए मैंने फुंगसुक वांगडू नाम को डाला था कि आप थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे और एक अच्छी जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। और किम जोंग को आप सब जानते हो, उत्तरी कोरिया का तानाशाह है, वो कुछ भी कर सकता है। अभी बेचारा बीमार था, अब तो ठीक हो गया, बुखार हो गया था उसको, ठीक है। तो ये जानकारी दे दी मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कीटों के लिए प्रतिरोधी जीन किसमें पाया जाता है? कीटों के लिए प्रतिरोधी जीन, ये जीन गलत हो गया थोड़ा सा, जीन किसमें पाया जाता है बताना है आपको। बेसिलस एंथेसिस, बेसिलस थ्यूरिजेंसिस, बेसिलस पिटाटा या कोई नहीं। ए बी सी या डी बताइए जल्दी से। बेसिलस एंथेसिस, बेसिलस थ्यूरिजेंसिस, बेसिलस पिटाटा या कोई नहीं। जिसने बी जवाब दिया है बेसिलस थ्यूरिजेंसिस, बिल्कुल सही जवाब है आपका। कीटों के लिए जो प्रतिरोधी जीन होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? बेसिलस थ्यूरिजेंसिस में पाए जाते हैं। और जो बीटी बैंगन और बीटी कपास बनाया गया है वो इसी से बनाया गया है। बीटी बैंगन और बीटी कपास जो बनाया गया है वो इसी से बनाया गया है। किससे? बेसिलस थ्यूरिजेंसिस जीन से ही बनाया गया है। इस जीन का ट्रांसप्लांट उन क्रॉप में किया गया और उसके बाद में उनके जो कीटों का प्रकोप था वो क्या हो गया? बहुत हद तक कम हो गया, क्योंकि एक विशेष प्रकार का एंजाइम क्रिएट करते हैं जो उससे क्या होता है, वो कीटों को नुकसान पहुंचाता है, कीट उनसे दूर भागते हैं। इसीलिए बीटी जीन को क्या किया गया है? बीटी जीन को बैंगन के अंदर और बीटी कपास के अंदर, कपास के अंदर स्थानांतरित करके उसको बीटी कपास बनाया गया है। और बीटी कपास की जो दूरी होती है वो आपको पता ही है, 100 × 100 सेंटीमीटर की दूरी पर उगाते हैं उसको। खेत में जब बीटी कपास को उगाते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 100 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 100 सेंटीमीटर, दोनों ही 100 सेंटीमीटर रखते हैं। और इस दौरान जब 1 हेक्टेयर में फसल उगाते हैं तो 100 × 100 = 100 या 100 × 100 = 100 करते हैं तो 10,000 पौधे निकल के आते हैं। कितने पौधे निकल के आते हैं? 10,000। तो ये सवाल बार बार JRF तक के एग्जाम में पूछा जाता है ये, और BHU में भी पूछा जाता है कि जो बीटी कपास होते हैं उसके 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगाए जा सकते हैं। तो बीटी कपास के 1 हेक्टेयर में 10,000 पौधे लगाए जा सकते हैं, क्योंकि इसको 100 × 100 सेंटीमीटर की दूरी पर इसको लगाया जाता है, क्योंकि इसका पौधा बहुत बड़ा होता है। तो समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सर्वप्रथम किस एंजाइम की खोज हुई थी? सर्वप्रथम किस एंजाइम की खोज हुई थी बताइए जल्दी से। जाइमेज, यूरिएज, राइबोजाइम या कोई नहीं। सर्वप्रथम किस एंजाइम की खोज हुई थी बताना है आपको। जाइमेज, यूरिएज, राइबोजाइम या कोई नहीं। A, B, C या D। सर्वप्रथम किस एंजाइम की खोज हुई थी बताइए जल्दी से। जिसने ऑप्शन ए दिया है जाइमेज, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो सबसे पहले खोज हुई थी वो किसकी हुई थी? वो हुई थी जाइमेज एंजाइम की। किसकी हुई थी? जाइमेज एंजाइम की खोज हुई थी सबसे पहले। अगला सवाल है हमारा, देखो प्रकाश संश्लेषण। अब ये स्लाइड, ये वाली जो स्लाइड थी ये वहाँ पर सेट की थी मैंने, लेकिन ये यहाँ पर हो गई, इसलिए मैं कह रहा था स्लाइड आज आगे पीछे हो गई, पहले भी बोला था मैंने। तो वापस से देख लीजिए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? यह एक जैव रासायनिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? जैव रासायनिक क्रिया है।
यानी कि जीवों के अंदर होने वाली रासायनिक क्रिया। जैव रासायनिक क्रिया क्या कहलाती है? जीवों के अंदर होने वाली रासायनिक क्रिया है जो प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में होती है। प्रकाश भी होना चाहिए और पर्णहरित भी होना चाहिए। अब प्रकाश पौधों, रात के समय प्रकाश नहीं होता इसलिए प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, और बाकी सारे जो पौधे हैं या बाकी सारे जो इस संसार में जीव पाए जाते हैं उसमें वो प्रकाश में रहते हैं, लेकिन उनमें क्या नहीं होता? उनमें पर्णहरित नहीं होता। तो जिस जीव में पर्णहरित पाया जाएगा और जो प्रकाश में रहेगा वहाँ पर ये क्रिया संपन्न हो जाएगी। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है? प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में होता है, और इसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है। इसमें क्या मुक्त होती है? ऑक्सीजन बनती है, और वो ऑक्सीजन जो मुक्त होती है उसका स्रोत क्या होता है? उसका स्रोत होता है जल। कहाँ से अलग होगी? वो जल से अलग होगी। और ये कितने प्रकार की होती है? ये अभिक्रिया या प्रकाश संश्लेषण 2 प्रकार का होता है, एक प्रकाशीय और एक अप्रकाशीय। अगला सवाल है हमारा, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। बताना है आपको जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है वो कहाँ पर संपन्न होती है? कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या क्रिस्टी में? आज समय कम था इसलिए सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं अच्छा समझाने की कोशिश करूँगा। जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है वो कहाँ संपन्न होती है बताना है आपको। कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक या क्रिस्टी? जिसने जवाब दिया है कोशिका द्रव, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है या प्रक्रिया होती है वो कहाँ संपन्न होती है? वो होती है कोशिका द्रव में। कहाँ पर संपन्न होती है? कोशिका द्रव में संपन्न होती है। और ये ग्लाइकोलाइसिस की जो डेफिनेशन है वो मैंने बताई थी, वापस से बता देता हूँ आपको ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन क्या होती है। इसमें क्या होता है? श्वसन के दौरान ये विशेष प्रकार की होने वाली प्रक्रिया है जो क्या किसका निर्माण करती है? जो एटीपी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एटीपी का निर्माण करती है। श्वसन के दौरान होने वाली क्रिया है, कोशिका द्रव में संपन्न होती है, एटीपी का निर्माण करती है, और वो एटीपी क्या करते हैं? शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। अगला सवाल है हमारा, हृदय में संकुचन प्रारंभ होता है। हृदय में संकुचन प्रारंभ होता है, बताना है आपको। दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलेय या बायां निलेय? हृदय में संकुचन कहाँ पर होता है? हृदय में संकुचन दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलेय, बायां निलेय? जिसने सी जवाब दिया है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। जब मैं किसी भी स्टूडेंट को ऐसा बोलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सबको बुरा लग रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सब जो स्टूडेंट है वो सारे अच्छे हैं, और जो जवाब होगा वो होगा दायां निलेय, बिल्कुल सही जवाब है। हृदय में संकुचन जो प्रारंभ होता है वो कहाँ पर प्रारंभ होता है? दाएं निलेय में प्रारंभ होता है, दाएं निलेय में प्रारंभ होता है। अगला सवाल है हमारा, सर्वप्रथम किस पादप हार्मोन की खोज हुई थी? सर्वप्रथम किस पादप हार्मोन की खोज हुई थी बताना है आपको। जिब्रेलिन, इथाइलिन, ऑक्सिन या एब्सिसिक अम्ल? बताइए जल्दी से, सर्वप्रथम किस पादप हार्मोन की खोज हुई थी? जिब्रेलिन, इथाइलिन, ऑक्सिन या एब्सिसिक अम्ल? ए, बी या सी, डी? जिसने जवाब दिया है ऑक्सिन, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो सर्वप्रथम किस हार्मोन की खोज हुई थी? सर्वप्रथम हार्मोन की खोज हुई थी ऑक्सिन हार्मोन की खोज हुई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे पहले किस एंजाइम की खोज हुई थी, तो एंजाइम की खोज मैंने अभी बताया था आपको, किसकी हुई थी? जाइमेज एंजाइम की खोज हुई थी। और जाइमेज एंजाइम को किसने खोजा था? बुकनर ने खोजा था। किसमें खोजा था? ईस्ट कोशिकाओं में। अगला सवाल है, किस हार्मोन को तनाव हार्मोन के नाम से जाना जाता है या स्ट्रेस हार्मोन? इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, और जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं टेंशन। क्या बोलते हैं? टेंशन। तानसेन नहीं, टेंशन। यार मेरे को टेंशन हो गई यार। छोटा सा 5 साल का बच्चा भी कहता है मेरे को टेंशन हो गई यार। अरे बेटा तू अभी जमीन से तो उगा नहीं, तेरे को टेंशन किस बात की हो गई? तो वो टेंशन या तनाव या स्ट्रेस एक ही चीज़ है। तो किस हार्मोन को तनाव हार्मोन कहते हैं? जिब्रेलिन, इथाइलिन, ऑक्सिन या एब्सिसिक अम्ल? बताइए जल्दी से। जिसने जवाब दिया है एब्सिसिक अम्ल, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो तनाव हार्मोन होता है वो कौन सा हार्मोन होता है? वो होता है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल को हम क्या कहते हैं? तनाव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है हमारा, क्रेब्स चक्र का प्रारंभिक उत्पाद है। बताइए जल्दी से, क्रेब्स चक्र का प्रारंभिक उत्पाद? मैलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, पाइरुविक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल? क्रेब्स चक्र का
प्रारंभिक उत्पाद बताना है। जिसने सी जवाब दिया है पायरुविक अम्ल, बिल्कुल सही जवाब है। पायरुविक अम्ल क्या होता है? क्रेब्स चक्र का प्राथमिक या प्रारंभिक उत्पाद होता है। क्रेब्स चक्र और ग्लाइकोलाइसिस बता चुका हूं मैं। क्रेब्स चक्र कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, श्वसन की द्वितीयक क्रिया है। और प्राथमिक कौन सी होगी? प्राथमिक होगी ग्लाइकोलाइसिस। तो ये कुछ सवाल थे, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। और अब मैं कुछ कहना चाहूँगा आपसे। देखो, अगर आप नए सब्सक्राइबर हो या नए स्टूडेंट हो जो पहली बार आए हो इस लाइव क्लास में, तो मैं बता देता हूँ कि जो क्लास होती है हमारी रोज़ इसी तरीके से होती है संपन्न। आज स्टूडेंट भी ठीक ठाक ही थे, कोई दिक्कत नहीं है। और सभी को एक बार थैंक यू, क्लास अटेंड करने आप रेगुलरली आते हो, सबको एक बार दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ मैं। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अगर पीडीएफ चाहते हैं मेरे से, तो मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि अभी मेरे को इनकी पीडीएफ बनानी पड़ेगी। ये सारे जो हैं ये फ़ोटो फॉर्म में हैं, इनकी पीडीएफ मेरे को बनानी पड़ेगी, तो पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए। और कभी कभी क्या होता है कि जो सुबह वाली क्लास होती है वो 10-15 मिनट डिले हो जाती है, तो कल से नहीं होगी डिले। और बाकी सुबह का 11 बजे का टाइम है और शाम का 8:30 बजे का टाइम है। शाम को 8:30 बजे आपको पधारना होता है, रोज़ पधारिए। और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लास में आएँ। और सुबह मैंने जिक्र किया था एक किले का, मेहरानगढ़ का, तो मैंने सोचा कि बच्चे मेहरानगढ़ का किला देख लेंगे। तो कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैंने इस पे स्लाइड्स पे कवर की हैं, तो अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। इस जैसे ही ये क्लास ख़त्म होगी उसके बाद में वो जो फोर्ट है उसकी फ़ोटोज़ चालू हो जाएंगी, तो आपकी इच्छा हो तो आप देख सकते हो। और जो स्टूडेंट नए हैं जिन्होंने फ़ोटो भेजी थी कि सर मेरी वीडियो में ऐड करना, तो मैं उनको ऐड नहीं कर पाया, क्योंकि वजह यह है कि जिस लैपटॉप में ये स्लाइड्स तैयार होती हैं वो अलग है, और आप जहाँ पर मैसेज करते हो वो अलग, वो मोबाइल में करते हो, तो उसका डाटा मैं आज नहीं ले पाया इसके अंदर। इसीलिए मैं आपकी फ़ोटोज़ वगैरह नहीं ऐड कर पाया, कल भी नहीं की थी। तो अब कल आपकी फ़ोटो वापस से एक बार ऐड कर देंगे और फेसबुक इंस्टा पे भी डाल देंगे। और बाकी आप बताइए कि क्या क्या और नई टेक्निक मुझे करनी है, क्या क्या नई चीज़ें ऐड करूं जिससे आपको और अच्छा लगे, ये सब कुछ बताना आप मुझे। बाकी जो भी स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं वो कमेंट करना इसके बाद में, क्योंकि लाइव चैट में मैं नहीं जवाब दे पाऊँगा, सबका जवाब देना पॉसिबल नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल से फिर सुबह 11 बजे, शाम को 8:30 बजे। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।